आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसी प्रकार शिवाजी महाराज अफजल खान का वध करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अफजल खान जावली के जंगलों में आने के लिए तैयार हो गया है। ये वाई है जहाँ पे अफजल खान रुका हुआ था, जहाँ पे गोपीनाथ पंत जो कि शिवाजी महाराज के वकील थे, आके उन्होंने नेगोशिएशन किया अफजल खान से कि आप आइए जावली के जंगलों में। और वाई है, ये जावली के जंगल हैं। फिर यहाँ पे प्रतापगढ़ किला है जो कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, वो एक हिल फोर्ट है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ से वाई, यानी वाई से प्रतापगढ़ अफजल खान को आना है, बीच में इन जंगलों को पार करते हुए, जिसके लिए वो तैयार हो चुका है। और सिर्फ जंगल नहीं है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अगर आपको यहाँ से आना है तो आपको पहाड़ चढ़ के फिर उतरना भी पड़ता है कई बार। कई पहाड़ हैं, पूरा जंगली एरिया है। और जावली के जंगलों के लिए एक बात ये कही जाती है कि अगर धूप हो रही होगी ना, तो वो धूप जमीन पर नहीं पड़ेगी। इतने घने जंगल है वहां पे जावली के। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना घना जंगल है और कहाँ किस टेरेन में अफजल खान को आने के लिए मना लिया है शिवाजी महाराज ने। तो अफजल खान की सेना निकलती है, बहुत बड़ी सेना, जिसका मैंने पिछले वीडियो में वर्णन किया था कि 10,000 की पैदल सेना है, 12,000 के उनके घुड़सवार सैनिक हैं, 4,000 की छोटी तोपें हैं, 1200 बड़ी तोपें हैं, 1200 ऊंट हैं, 100 हाथी हैं। पहाड़ चढ़ने के क्रम में तो कई हाथी पहाड़ से गिर के ही नीचे उनकी मौत हो गई। एक तो पहाड़ों पे हाथी चढ़ा क्यों रहे थे, उसका लॉजिक अब नहीं समझ में आता क्यों ऐसा कर रहे थे वो, बट अफजल खान की सेना हाथी चढ़ा रही थी पहाड़ पे, वो पहाड़ से नीचे गिर के हाथी मर रहे थे। वो पूरे जंगलों में आते हैं और पूरा लालच दिया था शिवाजी महाराज ने कि आपकी सेना की सारी खातिर जमा हम करेंगे, उनकी खातिरदारी करेंगे, सारे किले आपको देंगे। तो इस तरह का लालच भी अफजल खान के मन में था। तो वो आता है जावली के जंगलों में। अब अगर आप ज्योग्राफी को समझो तो जहां पर प्रतापगढ़ किला है, तो प्रतापगढ़ किला एक पहाड़ के ऊपर, उसकी फोटो मैं लगा दूंगा, ये प्रतापगढ़ का किला है। तो प्रतापगढ़ का जो ये किला है, ये एक तो पहाड़ पर है और इसके चारों तरफ जंगली जंगल है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और इस प्रतापगढ़ किले के बेस में, यानी कि नीचे, ये तो पहाड़ के ऊपर है, इसके नीचे जो गांव है उसको बोलते हैं पार गांव। उस गांव का नाम है पार गांव है। तो अफजल खान पार गांव में आके अपनी छावनी लगाता है। फाइनली वो पहुंचता है वहां पे और अपनी छावनी लगाता है। अब ये डिसाइड करना था कि मीटिंग कहाँ पे होगी, क्या प्रतापगढ़ किले पे होगी या फिर नीचे जहां पे छावनी लगी है अफजल खान की पार गांव में, वहां पर होगी। अब जहां पे अफजल खान की छावनी है वहां पे मीटिंग करना खतरनाक है, बट अफजल खान भी चढ़ के प्रतापगढ़ किला आने के लिए नहीं मानने वाला कि मैं प्रतापगढ़ किले पे तो नहीं चढ़ूंगा। तो या तो ऊपर मीटिंग हो सकती है या तो नीचे हो सकती है। तो अंत में एक नेगोशिएशन होता है कि ना ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं पर मीटिंग होगी। तो अगर आप ये मैप देखो तो ये है प्रतापगढ़ किला, उसके रास्ते में आप देखो तो एकदम सीधी लाइन में नीचे आता है आपका ये पार गांव, जहां पे अफजल खान की छावनी है। और ये प्रतापगढ़ और पार गांव, इसके बीच में एक छोटी सी खाली जगह है। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये खाली जगह है जहां पे आप शामियाना बना सकते हो। अगर आप वापस इस फोटो को देखो तो इसके बीच में सिर्फ एक ही खाली जगह है जहां पे आप शामियाना बना सकते हो, मतलब कि जहां पे आप टेंट लगा करके बातचीत कर सकते हो, वरना बाकी पूरा जंगल है। अब जंगल में तो आप वो छावनी लगाओगे नहीं अपनी, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है ना और पहाड़ जंगलों से घिरा है। तो ये बस एक ही प्लेन जगह है जहां पे बढ़िया से शामियाना लग सकता है। तो यहां पर शामियाना लगेगा और यहां पर अफजल खान और शिवाजी महाराज मीटिंग करेंगे। जो संधि करनी होगी वो संधि करेंगे। हालांकि संधि का प्लान तो नहीं था अफजल खान का, बट स्टार्टिंग में तो यही बात हुई थी कि संधि के लिए वहां पे मीटिंग होगी। लेकिन ये मीटिंग की कुछ शर्तें थी और वो शर्तें गोपीनाथ पंत और कृष्णाजी भास्कर, गोपीनाथ पंत कौन, जो शिवाजी महाराज के वकील थे, और कृष्णाजी भास्कर जो अफजल खान का वकील था, इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है। इधर इस मीटिंग के नियम तय करते हैं कि जो शामियाना बनेगा कहां पर, प्रतापगढ़ किला और पार गांव के बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही है, पहाड़ के ऊपर ही है, वहां पर शामियाना बनेगा। तो वहां पर मीटिंग के क्या नियम रहेंगे, तो मीटिंग के नियम ये थे कि अफजल खान पहले आकर के शामियाने में बैठेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अफजल खान शामियाने में पहले आएगा। अफजल खान और शिवाजी महाराज दोनों अपने 10-10 क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड्स लेकर के आएंगे, या 10 अपने सैनिक लेकर के आएंगे। सिर्फ 10 सैनिक शिवाजी महाराज के, 10 सैनिक अफजल खान के। अफजल खान की पूरी सेना अभी पार गांव में रुकी हुई है नीचे की तरफ, और ऊपर सिर्फ लेकिन 10 लोग आएंगे अफजल खान के साथ, और शिवाजी महाराज के साथ भी सिर्फ 10 लोग आएंगे। ये बात तय हुई। और वो 10 लोग एक तीर की दूरी पर खड़े रहेंगे, मतलब कि अगर धनुष से तीर चलाया जाए तो वो तीर जितनी दूर जाता है उतनी दूर पर ही 10 लोग खड़े होंगे शामियाने से। जहां शामियाना लगाया जाएगा वहां से एक तीर की दूरी पर ये 10 सैनिक खड़े होंगे, यानी जितनी दूर पे एक तीर जाता है। तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर एक तीर हम चलाते हैं
तो कितनी वो दूर जाता है, तो ये जो अंतर है लगभग बैठता है 50 से 60 मीटर। ठीक है, यानी कि जहां पर शामियाना लगाया गया है वहां से 50 से 60 मीटर की दूरी पर ये 10-10 सैनिक खड़े होंगे शिवाजी महाराज के और अफजल खान के। तो ये बात तय हुई। अब शामियाना यहीं पर क्यों लगाया गया, इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जरा आप इस फोटो को देखो, तो इस फोटो में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये प्रतापगढ़ किला है जो पहाड़ के ऊपर है, बीच में शामियाने की जगह है और नीचे पार गांव में अफजल खान की छावनी है। अगर आप ये डिस्टेंसेस को देखो तो जहां पर शामियाना है उसकी जो हाइट है वो जमीन से 800 फीट ऊपर है, और ये जो प्रतापगढ़ किला है इसकी हाइट जहां पर शामियाना लगा है वहां से 300 फीट ऊपर है। इसका मतलब जो नीचे से आएगा उसके लिए हाइट ज्यादा है और जो शामियाने से ऊपर जाएगा उसके लिए हाइट कम है। दूसरी चीज, आप ये डिस्टेंसेस को देखो, पार गांव जहां पे अफजल खान की छावनी है वहां से शामियाने का जो डिस्टेंस है वो 6000 फीट है, लेकिन शामियाने से प्रतापगढ़ किले तक का डिस्टेंस सिर्फ 1700 फीट है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतापगढ़ किले पर है वो जल्दी शामियाने पर पहुंच सकता है। दो बातें हैं, जो प्रतापगढ़ किले पर है उसको उतरना है, चढ़ना नहीं है, और डिस्टेंस भी कम है। लेकिन अफजल खान की जो सेना है उसको ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करना है और चढ़ते हुए कवर करना है। तो बेनिफिट किसका हुआ, जो किले पर है। ये स्ट्रेटेजिकली ये प्लान बनाया था शिवाजी महाराज ने कि इस तरह से हम लोग अपना शामियाना बनाएंगे कि हम एडवांटेज पे रहें। स्पीड बहुत मैटर करती है गुरिल्ला टैक्टिक्स में, कौन पहले बैटल ग्राउंड पर पहुंचता है। अगर इस शामियाने में मीटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ होती है तो शिवाजी महाराज के सैनिक जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको डिस्टेंस भी कम कवर करना है और उतरते हुए करना है, जबकि उनको चढ़ते हुए करना है। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले शिवाजी महाराज के सैनिक पहुंचेंगे जो कि प्रतापगढ़ किले पर है। और ये जो जहां पर शामियाना लगा है प्रतापगढ़ किले से तो ये शामियाना दिखता है कि शामियाने में क्या हलचल हो रही है, ये प्रतापगढ़ किले से तो दिखता है, लेकिन जो पार गांव में अफजल खान की छावनी है वहां से ये शामियाना नहीं दिखता है कि शामियाने में क्या हो रहा है। तो अगर शामियाने में कुछ गड़बड़ होती है तो वो मराठों को मालूम चल जाएगा, बट अफजल खान के सैनिकों को मालूम नहीं चलेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये अफजल खान को समझ में नहीं आई, ये कृष्णाजी भास्कर को समझ में नहीं आई जो उसका वकील था, और वो मान गए। तो ये एडवांटेज था यहाँ पर शामियाना लगाने का। तो बैटल फील्ड को पहले ही जीत लिया शिवाजी महाराज ने, युद्ध होने से पहले ही बैटल फील्ड का उनको सारा अध्ययन था, उनको मालूम था कि कितना डिस्टेंस कहां पर कैसे है। तो ये बेनिफिट हुआ। फाइनली मीटिंग की तारीख तय हुई। तारीख थी 10 नवंबर 1659 यानी 10 नवंबर 1659, और ये एक ऐतिहासिक दिन है जब अफजल खान और शिवाजी महाराज जीवन में पहली और आखिरी बार मिलते हैं। और इस मीटिंग में क्या होने वाला है इस पे हम अभी आएंगे, लेकिन 10 नवंबर की इस मीटिंग से पहले 1-2 दिन पहले क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज प्लानिंग कर रहे थे तब क्या हुआ उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। शिवाजी महाराज ने प्लान ये किया कि जो जंगली इलाका है प्रतापगढ़ किले के पास, यहाँ पर उनके 600-700 सैनिक वो छिपा देंगे जो जंगलों में छिप करके रहेंगे, क्योंकि जो पहाड़ वाला इलाका होता है वहां पे बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पे अगर आप छुप जाओ तो आपका जो दुश्मन है वो आपको नीचे से नहीं देख सकता। तो और शिवाजी महाराज ने ये कहा कि दिन का वेट मत करो, मीटिंग तो सुबह होगी बट आपको रात में ही वहां पे जाके छुप जाना है, क्योंकि रात में अगर आप छुपोगे तो आपकी हलचल किसी को नोटिस नहीं कर पाएगा, कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचो अगर किसी एक व्यक्ति की भी हलचल नोटिस हो गई तब तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग यहाँ पे सैनिक क्यों छुपा रहे हो, प्लान खुल जाएगा। तो कितना मुश्किल काम था। एक गलती किसी एक छोटे से सैनिक से भी हो जाती तो पूरा मिशन फेल हो जाता, जो पूरी मेहनत थी वो फेल हो जाती। तो एक एक सैनिक ने अपना काम बहुत ही बढ़िया से किया और सब रात में ही वहां पर छुप चुके थे पास पास के जंगलों में, जिसका कोई भी अंदाजा अफजल खान और उसके सैनिकों को नहीं था कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है जंगलों में। ये था। अब 10 नवंबर को सुबह मीटिंग होने वाली, तो उससे पहले ही शिवाजी महाराज सबको वहां पर भेज चुके थे। शिवाजी महाराज को कई लोगों ने बोला कि आप मिलने मत जाएं, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, अगर आप मिलने जाएंगे कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा। तो शिवाजी महाराज ने वहां पर बोला था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो 2 वर्ष के संभाजी राजे को आप गद्दी पर बैठाओ। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे उस समय 2 वर्ष के थे, उनको आप गद्दी पर बैठाओ। मेरी माँ जीजाबाई, उनके हाथ में आप प्रशासन दो और जीजाबाई के थ्रू स्वराज्य का काम आगे बढ़ाओ, क्योंकि शिवाजी महत्व का नहीं है, स्वराज्य महत्व का है। ये बात बोल करके शिवाजी महाराज अगले दिन 10 नवंबर 1659 को फाइनली मिलने के लिए तैयार होते हैं। अफजल खान पालकी में बैठकर प्रतापगढ़ किले पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान की मनस्थिति कैसी है, वो कुछ ना कुछ छल कर सकता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने गोपीनाथ पंत को बोल रखा था कि आप रास्ते में ही रहना और देखना
कि जो अफजल खान है वो जो हमने नियम तय किए हैं, जो शर्तें तय की हैं, उसका पालन कर रहा है कि नहीं। और शिवाजी महाराज ने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि अफजल खान ने पालन नहीं किया। गोपीनाथ पंत रास्ते में देखते हैं कि अफजल खान के साथ 1000 बंदूकधारी आ रहे हैं, जबकि बात हुई थी कि सिर्फ 10 लोग आएंगे, लेकिन उसके पीछे 1000 बंदूकधारी चले आ रहे थे। गोपीनाथ पंत दौड़ते हुए आए रास्ते में और बोलते हैं, हुजूर आप ही क्या कर रहे हो? हमने तय किया था कि सिर्फ 10 लोग ऊपर जाएंगे, या आप 1000 बंदूकधारी लेके क्यों आ रहे हो? तो अफजल खान ने कहा कि ये तो हमारे साथ हमेशा ही चलते हैं, ऐसी ऐसी बातें उसने बोली। तो गोपीनाथ पंत ने कहा कि राजा भी तो मतलब राजा डर गया है। अगर आप 1000 बंदूकधारी लेकर के आओगे तो राजा नहीं मिलने वाला, राजा डर गया है, बहुत डरा है आपसे। आप क्या सोचते हो कि आप बंदूक लेकर के आओगे, वो आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे? वो नहीं आने वाले, वो डर गए हैं। आप कृपया करके अपने बंदूकधारियों को पीछे भेज दे, वरना हो नहीं पाएगी, मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो अफजल खान कहता है ठीक है, तुम्हारा राजा इतना डरता है ये वो, तो वो बंदूकधारियों को वापस भेज देता है और नियम के अनुसार ही वो 10 लोगों को लेकर के आता है। तो फाइनली शामियाने पर अफजल खान पहुंच जाता है। अफजल खान शिवाजी महाराज से पहले पहुंचता है। अब इसका रीजन समझिए क्यों। नियमों के अनुसार अफजल खान को पहले पहुंचना था। हालांकि होता क्या है, अगर हम किसी को घर में इनवाइट करते हैं तो पहले हम मौजूद रहते हैं, हमारा मेहमान बाद में आता है। हम पहले तैयारी में रखते हैं सब कुछ, फिर मेहमान आता है। लेकिन यहाँ मेहमान पहले आ रहा है, हम बाद में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझो, अगर शिवाजी महाराज पहले पहुंच गए शामियाने में, और शामियाने में पहुंचने के बाद अफजल खान ने कुछ छल किया, तो क्योंकि शिवाजी महाराज शामियाने के अंदर है, तो वो तो पैक हो गए, तो कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। और अगर अफजल खान पहले आके बैठा तो शिवाजी महाराज को पहले से ही पता है कि अफजल खान कितने लोग लेकर के आया है, वो कुछ छल नहीं कर सकता। अगर शिवाजी महाराज पहले पहुंच जाते तो क्या पता अफजल खान बाद में और जो वैसे बंदूकधारी लेकर के आ रहा है, क्या पता और बंदूकधारी या और कुछ सैनिक लेके आ जाता, तब शिवाजी महाराज कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज इसीलिए चाहते थे कि पहले अफजल खान आ जाए, पहले मैं देख लूं कि कितने सैनिक लेकर के आए, कुछ छल तो नहीं है, कहीं कोई छुपा तो नहीं रखा सैनिक उसने, वो सब देख लूं फिर मैं आऊं। छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग सकता है कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर शिवाजी महाराज पहले चले जाते तो पैक हो जाते, उनकी फिर ऑर्डर्स वगैरह कौन ले पाता? कोई ऑर्डर नहीं ले पाता, उनका समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो ऑर्डर दे सके शिवाजी महाराज, इसलिए अफजल खान का पहले पहुंचना जरूरी था। तो अफजल खान आता है शामियाने में, और शामियाना इतना सुंदर सजा के रखा है शिवाजी महाराज ने, मतलब हीरे मोती लगे हुए हैं हर तरफ, और झूमर जो है हीरे मोतियों का है। तो इतने चकाचौंध देख करके, सिंहासन इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चमकदार है, इतनी सब चीजें देख करके अफजल खान का दिमाग पागल हो जाता है। वो पूछता है कि इतनी महंगी चीजें तो हमारे यहाँ आदिल शामिया में देखने को नहीं मिलती, और ये तुम्हारा शिवाजी इस शामियाने में इतने सब कुछ रखा हुआ है, इतना धन तुमको मिला कहाँ से? वो गोपीनाथ पंत से पूछता है कि इतना धन तुम्हारे शिवाजी को मिला कहाँ से? तो गोपीनाथ पंत फिर अपना जादू दिखाते हैं, अरे हुजूर ये सब आपका ही है, ये सब आपको ही देने के लिए लेकर के आए हैं, सब आपको ही लेके जाना है, ये सब आदिल शाही का ही है। तो उसको एकदम झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। ये सब मनस्थिति मैटर करती है कि आप उसको दिखा रहे हो कि कोई छल नहीं होने वाला, या फिर कोई यहाँ पे युद्ध नहीं होने वाला, हम तो सरेंडर करने के लिए ही आए हैं, हम सब कुछ आपको दे चुके हैं और सरेंडर ही करने आए हैं। तो मनस्थिति बड़ी मैटर करती है। अब क्या होता है, अफजल खान आ चुका है, वो शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहा है। शिवाजी महाराज जानबूझ के आने में लेट कर रहे हैं। अब अफजल खान को गुस्सा आ रहा है कि यार एक तो मेहमान हम हैं, हम आए हैं, तो हम पहली बात तो शिवाजी को खुद पहले होना चाहिए था, चलो खुद पहले नहीं मौजूद है, हम पहले आ गए, तो अब जब हम आ गए तब तो उसको आना चाहिए, तो आने में विलंब क्यों कर रहा है? तो गोपीनाथ पंत से वो पूछता है कि इतना विलंब किस बात का हो रहा है, कहाँ है राजा, बुलाओ उसको, ये वो करके, बट जानबूझ के वो चीजें टाली जा रही हैं। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक और अगर आप देखो तो साइकोलॉजी है। जो चीज जिस समय पर होनी चाहिए, अगर उस समय से थोड़ी देर से होने लगे तो आदमी इम्पेशेंट हो जाता है। जैसे इमेजिन करो, आप खाने के लिए बैठे हो, आपने 2 रोटी खा ली और अगली 2 रोटियों के लिए आपको 10 मिनट तक कोई वेट करा रहा है, ठीक है, वेट करा रहा है, आप कह रहे भाई रोटी ले आओ, तो कहे कि भाई रोटी नहीं बन पाएगी, आपको पराठा में दे देता हूँ। तो हाँ भाई कुछ भी ले आओ, पराठा ही ले आओ। तो पराठा महंगा था, तो आपको महंगा कॉस्ट देना पड़ गया। तो इम्पेशेंट जब व्यक्ति होता है ना, तो वो हर तरह की चीजें मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब इसका बेनिफिट कैसे होगा देखना। तो अब अफजल खान आ चुका है, 10 सैनिक शिवाजी महाराज के दूर खड़े हैं, 1 तीर की दूरी पर खड़े हैं, 10 अफजल खान के सिपाही खड़े हैं। शिवाजी महाराज सुबह अपनी माँ भवानी की पूजा वगैरह करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं। ये सब लिखा है शिव भारत में, जो शिवाजी महाराज के कविन्द्र परमानंद नाम के कवि थे, उन्होंने शिव भारत लिखा है। तो वो कंटेम्प्रेरी सोर्स है जो वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने ये सब उसमें लिखा है कि क्या क्या दिनचर्या थी। शिवाजी महाराज निकल करके आते हैं,
और अब स्थिति ऐसी है कि जो शामियाना है उसके अंदर कौन कौन है। शामियाने के अंदर गोपीनाथ पंत हैं, शिवाजी महाराज के वकील, कृष्णाजी भास्कर हैं, अफजल खान के वकील, अफजल खान है, और एक और बंदा है, उसका नाम है सैयद बंडा। उसका नाम है सैयद बंडा। तो ये जो सैयद बंडा है ये अफजल खान का बॉडीगार्ड है, ये शामियाने के अंदर है। अब शिवाजी महाराज को मालूम था कि अगर सैयद बंडा शामियाने के अंदर मौजूद है और मेरा और अफजल खान का कुछ क्लोज कॉम्बैट होता है तो सैयद बंडा तो आराम से मुझे मार सकता है, क्योंकि शिवाजी महाराज कोई अपने आप को हीरो नहीं समझते थे बॉलीवुड का कि एक साथ 3-4 लोग को मैं मार दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। तो सैयद बंडा अगर शामियाने के अंदर रहेगा तो हमें नुकसान है, तो सैयद बंडा को बाहर आना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज रास्ते में आकर रुक जाते हैं, वो गोपीनाथ पंत को दूर से बुलाते हैं। गोपीनाथ पंत आते हैं और शिवाजी महाराज कहते हैं कि अफजल खान से कहो कि सैयद बंडा ना डर लगता है मुझे सैयद बंडा से, उसको आप बाहर भेजो, वो रहेगा तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, तो मैं डर गया हूँ, सैयद बंडा को आप बाहर भेजो। तो फिर गोपीनाथ पंत वापस जाते हैं शामियाने में, अफजल खान से बोलते हैं कि मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो अफजल खान और गुस्से में, क्यों नहीं हो पाएगी, इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं ये वो। तो गोपीनाथ पंत कहते हैं कि हुजूर अगर सैयद बंडा सर पर बंदूक लेकर खड़ा रहेगा तो क्या मीटिंग हो पाएगी? आप शांति की बातचीत बंदूक से तो होती नहीं है, तो सैयद बंडा को अगर आप बाहर भेज दें तो फिर आराम से मीटिंग हो जाएगी। तो अफजल खान क्योंकि इतना इम्पेशेंट हो चुका है मिलने के लिए शिवाजी महाराज से, तो वो मान जाता है। अब यही मैंने कहा ना कि जो चीज जिस समय पर होनी चाहिए उस समय पर ना हो, देर होने लगे तो फिर इंसान गलत डिसीजन लेता है। वही अफजल खान ने लिया। सैयद बंडा को बाहर भेजने का डिसीजन कितना गलत था अभी आपको समझ में आएगा। तो सैयद बंडा को बाहर भेज देता है। तो जैसे सैयद बंडा ये अफजल खान का बॉडीगार्ड है, वैसे एक बंदा है जीवाजी महाले, ये शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था। अब ये पिक्चर में आने वाला है आगे, जीवाजी महाले ये शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड था। तो अब स्थिति ऐसी है कि सैयद बंडा शामियाने के बाहर खड़ा है और शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड जीवाजी महाले वो भी शामियाने के बाहर खड़ा है। शिवाजी महाराज एंट्री लेते हैं शामियाने के अंदर। शामियाने में गोपीनाथ पंत, कृष्णाजी भास्कर और अफजल खान है। सामने अफजल खान, शिवाजी महाराज अब एंट्री लेते हैं। थोड़ी सी बातचीत दोनों के बीच होती है। कहीं कहीं इसका संदर्भ मिलता है कि अफजल खान बोलता है कि तू तो किसान का लड़का है, तू इतना बड़ा राजा कैसे बन गया? तू एक काम कर, तू मुझसे संधि कर और मैं तुझे बीजापुर लेके जाऊंगा, तुझे वहां का सरदार बना दूंगा। ऐसे ऐसे सब लालच देता है और फाइनली बोलता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम मेरे भतीजे की तरह हो, तुम शाहजी के बेटे हो, शाहजी मेरा दोस्त रहा है। अब दोस्त तो क्या ही रहा है वो आप जानते हो, शाहजी मेरा दोस्त रहा है, आओ मेरे गले मिलो। तो अफजल खान गले मिलने का न्योता देता है। अब सोचो शिवाजी महाराज की मनस्थिति क्या होगी। उनके सामने वो व्यक्ति है जिसने उनके पिता की बेइज्जती करी, जिसने उसके बड़े भाई को मारने में भूमिका निभाई, जिसने तुलजा भवानी के मंदिर को तोड़ा। अब वो आपके सामने है और फाइनल वो घड़ी आ गई है कि जब आपका युद्ध होने वाला है अफजल खान से। शिवाजी महाराज गले मिलते हैं अफजल खान से। अफजल खान शिवाजी महाराज को अपनी बगल में दबा लेता है और अपनी कमर से कटियार निकालता है और शिवाजी महाराज की पीठ पर हमला करता है। बट वो वार खाली जाता है, उस वार से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज अपने अंग वस्त्र के नीचे कवच पहन के आए थे। शिवाजी महाराज को पूरी तरह से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो अंग वस्त्र के नीचे कवच पहन के आए थे। और जैसे ही अफजल खान ने वार किया, शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हुआ और शिवाजी महाराज ने अपने जो बाएं हाथ में पहना हुआ था वागनख, उससे अफजल खान की पीठ पर वार किया। मतलब कि अफजल खान ने गले मिला, उसको दबाया बगल में शिवाजी महाराज को, चाकू से हमला किया पीठ पे। शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हुआ और अब शिवाजी महाराज की बारी थी। तो शिवाजी महाराज ने अपने बाएं हाथ में जो वागनख पहना हुआ था उससे उसके पीठ पर हमला किया अफजल खान के। वागनख कुछ ऐसा होता है, अगर आप इमेज में देखो, ये वागनख की खासियत ये है कि अगर आप इसको हाथ में पहन लो और अपने हाथ को बंद कर लो तो ऐसा लगता नहीं है कि आपके हाथ में कोई वेपन है। तो ये वेपन वागनख का इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने किया और ये पहली बार इस्तेमाल किया इस तरह का कोई वेपन। ऐसा वेपन कॉमन नहीं था, ये बनाया गया था इस मीटिंग के लिए। शिवाजी महाराज को मालूम था कि क्लोज कॉम्बैट होगा। पीठ पर हमला किया और शिवाजी महाराज ने अपने अंग वस्त्र में यहाँ हाथ में एक कटियार छुपा रखी थी। तो पहले तो उसकी पीठ पर हमला किया तो अफजल खान की ग्रिप छूट गई कि ये क्या हो गया। फिर शिवाजी महाराज ने कटियार निकाली और कटियार से उसके पेट में हमला किया अफजल खान के, और अफजल खान की अंतड़ियां बाहर निकाल ली, इंटेस्टाइन खींच के बाहर निकाल ली। जब ये हमला शिवाजी महाराज ने किया तो अफजल खान दगा दगा चिल्लाने लगा और शिवाजी महाराज उसको मार के बाहर आए शामियाने से। जैसे ही शिवाजी महाराज शामियाने से बाहर आए तो शामियाने के बाहर खड़ा सैयद बंडा, जो अफजल खान का बॉडीगार्ड था, उसने शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जीवाजी महाले, जो शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड थे, जीवाजी महाले ने सैयद बंडा का हाथ ही काट दिया।
तो शिवाजी महाराज पे जो हाथ उठेगा वो हाथ कटेगा। शिवाजी महाले ने सैयद बंडा का हाथ काट दिया तो ये वार सैयद बंडा का खाली हो गया, सैयद बंडा वहीं मारा गया। फिर पीछे से कृष्णाजी भास्कर तलवार लेकर के आया और गोपीनाथ पंत पर हमला करने लगा। कृष्णाजी भास्कर जो कि अफजल खान का वकील था, वो गोपीनाथ पंत जो कि शिवाजी महाराज के वकील थे, उन पे हमला करने आया। शिवाजी महाराज ने गोपीनाथ पंत को बचाया, तलवार से कृष्णाजी भास्कर का वार रोका शिवाजी महाराज ने। अब शिवाजी महाराज के पास तलवार कैसे आई, क्योंकि जब मिलने गए थे तो बस हाथ में वागनख था और यहाँ पे कटियार छुपा रखी थी। तो मोस्ट प्रोबेबली शिवाजी महाराज को तलवार किसी ने दी होगी, शायद गोपीनाथ पंत नहीं दी हो, इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है। बस शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार थी, तो शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी भास्कर का वार रोका, गोपीनाथ पंत को बचाया और कृष्णाजी भास्कर की गर्दन उड़ा दी। तो शिवाजी महाराज ने कृष्णाजी भास्कर को मार दिया और वहां से फिर शिवाजी महाराज तेजी के साथ युद्ध करते हुए किले पर चले गए और किले पर चले गए। अच्छा, अब जैसे ही अफजल खान मरा और दगा दगा ये आवाज आई तो शिवाजी महाराज ने बोल रखा था कि जैसे ही इस मीटिंग से किसी की चीख की आवाज आएगी, क्योंकि शिवाजी महाराज को मालूम था कि कोई ना कोई तो मरेगा, चाहे मैं मरूं चाहे वो मरे, जिसकी भी चीख की आवाज आए ये मत सोचना कि कौन मरा है, आप वहां से तोप चला देना। तो किले से लोगों ने तोप चला दी। अब किले से तोप चलाई तो नीचे जो पार गांव में अफजल खान के सैनिक बैठे थे उनको ये लगा कि मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई, या फिर होता है ना कि जब दो लीडर्स मिलते हैं तो एक तोप चलाने की उस समय थी प्रक्रिया कि एक प्रोटोकॉल था कि जैसे दो लोग मिलते हैं तो तोप चलती है, मतलब कि मीटिंग शुरू हो गई। तो पार गांव में जो अफजल खान के सैनिक बैठे थे उनको लगा कि हाँ मीटिंग संपन्न हो गई, इसलिए वहां पे चली है ये तोप। जबकि हो क्या रहा था, वहां पे केओस है पूरी तरह से। अफजल खान की अंतड़ियां बाहर निकाल दी शिवाजी महाराज ने। अफजल खान मरा नहीं है अभी, मतलब वो लंगड़ाते लंगड़ाते जो है पालकी में पहुंचता है, वो मर ही गया, अधमरा ही हो गया है। पालकी में बैठता है और जाने लगता है, मतलब पालकी उठा के उसको लेके जा रहे होते हैं उसके सैनिक जो वहां पर रहते हैं। तो अब जो 10 सैनिक शिवाजी महाराज के थे, 10 अफजल खान के थे, तो 10 के 10 अफजल खान के सैनिक मारे गए और शिवाजी महाराज का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। इतने में शिवाजी महाराज का एक सैनिक था संभाजी काओजी, उसने देख लिया कि अफजल खान को पालकी में बैठा के ले जा रहे हैं। ऑल्दो अफजल खान मर ही गया होगा, बट कोई क्या बोलते हैं कसर ना रह जाए, इसलिए संभाजी काओजी दौड़ते हुए गए, जो पालकी लेके जा रहे थे उनका पैर काट दिया और अफजल खान की मुंडी काट दी और मुंडी काट के ले आए संभाजी काओजी। तो क्लियर हो गया कि अफजल खान की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसका गर्दन ही कट गया। अफजल खान की गर्दन लेकर के संभाजी काओजी आते हैं तो ये पूरा केओस ऊपर चल रहा है और नीचे वालों को पता ही नहीं क्या हो रहा है ऊपर। और ये मीटिंग जो होती है इसका समय भी दिया गया है, लगभग 1 बजे के अराउंड लगभग ये सब हो रहा है। तो मीटिंग से जस्ट पहले जो नीचे बैठे थे ना अफजल खान के सैनिक, इनकी खातिरदारी की गई थी अच्छे से, इनको खाना खिलाया गया था भर भर के बिरयानी खिलाई गई थी। अब बिरयानी खिलाई गई थी या नहीं ये नहीं लिखा है कहीं पर, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बिरयानी ही खिलाई गई होगी। ये लोग खाना वाना खा के मस्त थे, और जब खाना आप खा लेते हो बहुत ज्यादा तो युद्ध करने की वैसे ही आपकी मन नहीं रहती है। तो इन लोग को लग रहा है कि मीटिंग बढ़िया हो गई, ये तोप वोप चली है, जबकि वो लोग सुस्ता रहे थे पूरी तरह से। और गुरिल्ला वॉरफेयर में यही होता है कि जब दुश्मन आपका असावधान हो तभी आप उस पर हमला करो। जैसे ही तोप की आवाज आई तो मराठों को तो मालूम था कि तोप की आवाज पे क्या करना है, उनको मालूम था कि तोप की आवाज आई मतलब कि मीटिंग में कुछ हुआ है, जो भी हुआ हो हमें सोचना नहीं है, हमें आके इन सैनिकों पे हमला करना है। तो जो जंगलों में सैनिक छुपे हुए थे शिवाजी महाराज के, आते हैं और धड़ाधड़ हमला करना शुरू करते हैं अफजल खान के सैनिकों पे। बहुत भयानक युद्ध होता है। अफजल खान के बहुत सारे सैनिकों को शिवाजी महाराज के सैनिक मार देते हैं, क्योंकि वो टेरेन उनकी है, ज्योग्राफी शिवाजी महाराज के लोग अच्छे से जानते हैं, तो उनको मार के और भागना आसान था। तो बहुत सारे लोगों को अफजल खान के सैनिकों को शिवाजी महाराज ने मारा, कई हजारों को मार दिया, कई हजार अफजल खान के सैनिक भाग गए और कई हजारों को सरेंडर करना पड़ा शिवाजी महाराज की सेना के सामने। कई जो भाग गए थे वारी तक भाग गए, वो भागते भागते वारी तक पहुंचे तो शिवाजी महाराज के सैनिक वारी तक दौड़ के उनका पीछा करके उनको मारे हैं और कई सारों ने सरेंडर भी किया है। तो इस तरह से क्लियर तौर पर शिवाजी महाराज ने अफजल खान की सेना को हरा दिया। अफजल खान मारा गया, सैयद बंडा मारा गया, कृष्णाजी भास्कर मारा गया, नीचे जो सैनिक थे उसमें से कई मारे गए, कई भाग गए। और ये जो प्रतापगढ़ का युद्ध है शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने साहस से जीत लिया। क्योंकि आप समझो जो कुछ हो रहा है वो सब तो ठीक है, सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया, बट अगर उस मीटिंग में कुछ उल्टा सीधा हो गया होता तो फिर क्या होता? तो फिर तो ये सब पराक्रम का कोई मतलब रह नहीं जाता। अगर राजा ही आपका चला जाता तो पराक्रम का क्या मतलब रहता। लेकिन अफजल खान मरा, ये जब खबर पहुंची जो सैनिक थे अफजल खान के, तो उनका मोराल डाउन हो गया कि हमारा जब लीडर ही मर गया तो हम क्या कर लेंगे। तो उस डर से कई सैनिक अफजल खान के भाग गए, कई मारे गए, कई सरेंडर कर दिया कई लोगों ने, और बहुत सारा धन शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ। जो धन ये लोग लेकर के आए थे अफजल खान के सैनिक, उनसे धन बहुत सारा प्राप्त हुआ। और क्लियर तौर पर स्वराज्य की पहली बड़ी लड़ाई, जब इतनी बड़ी सेना शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजी गई हो, इस युद्ध में शिवाजी महाराज की जीत हुई
और ये सारी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी अगर ना अपनाई गई होती, दिमाग ना लगाया गया होता, तो शायद ये जीत शिवाजी महाराज को नहीं मिलती। अगर इस युद्ध से कोई एक टेक अवे लेना हो, कोई एक सीख लेनी हो, तो मेरी तो यही सीख है कि कितना भी बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, जो आपको विशालकाय लगे, आपको लगे कि आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते, लेकिन उसमें भी सॉल्यूशन ढूंढने का स्कोप होता है। इतनी बड़ी समस्या थी कि सबने कह दिया था कि आप संधि कर लो, पर शिवाजी महाराज को था कि नहीं, मुझे युद्ध ही करना है, क्योंकि ऐसे शैतान के खिलाफ युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प है। और तुलजा भवानी का बदला शिवाजी महाराज ने लिया, जो उसने मूर्ति तोड़ी थी। तो बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अफजल खान ने पेशेंस लूज किया, इसलिए वो इस युद्ध को हारा। शिवाजी महाराज ने पेशेंस बनाए रखा, इसलिए उन्होंने इस युद्ध को जीता। जब तुलजा भवानी की मूर्ति टूटी, जब शिवाजी महाराज की पत्नी के भाई को कैद कर लिया था अफजल खान ने, अगर उस समय अपना शिवाजी महाराज पेशेंस लूज कर देते और वाई में लड़ने के लिए आ जाते अफजल खान से, तो शिवाजी महाराज सेना शायद हार जाती इस युद्ध को। तो पेशेंस जो बना के रखेगा वो युद्ध में जीतेगा। कितनी ही बड़ी समस्या हो, आप कोई ना कोई टैक्टिक्स ढूंढ के, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ के उससे लड़ सकते हो। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो शिवाजी महाराज के अंदर था। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।